अगर तुम हमें मिल गई तो हम तुम्हारे 309 टुकड़े करके हवा में उड़ा देंगे। काइव में पैदा हुई 24 साल की यूक्रेनियन लड़की की जर्मन सैनिकों को शिद्दत से तलाश रही, पर जर्मन सैनिकों की ये हसरत कभी पूरी नहीं हो सकी और वो लड़की उनके हाथ नहीं लगी। यहां तक कि वो जर्मनी के ऊपर से उड़कर सालों तक उनके जख्म पर नमक छिड़कती रही। जी हां दोस्तों, 24 साल की उस यूक्रेनियन लड़की से जर्मन फौज की इस लेवल की नफरत की वाजिब वजह मौजूद थी। उस लड़की ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के 309 सैनिकों को चुन चुन कर मारा था। नाइनटीन 1941 का दौर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के दिन काफी उथल पुथल वाले थे। और अहम बात यह है कि तब रूस नहीं था और यूक्रेन भी यूक्रेन नहीं था। तब यह सब सोवियत यूनियन हुआ करता था। और आज जिस यूक्रेन की कैपिटल काइव पर रूसी सैनिक बॉम्ब बरसा रहे हैं, तब यह काम हिटलर की फौज कर रही थी। काइव के एक गांव में पैदा हुई ल्यूडमिला पवलिंचिको ने रेवेंज की आग में हिटलर की सेना के खिलाफ वो कारनामा किया जिसके किस्से आज 80 साल बाद भी कहे सुने जाते हैं। उसे लेडी डेथ कहा जाता था। उसे दुनिया के इतिहास की सबसे खतरनाक लेडी स्नाइपर का खिताब मिला हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बारूद के बादल जब छटे तो दुनिया ने उसे न जाने किन किन नामों से पुकारा। खैर, आज मैं अपने चैनल को देखने वाले तमाम लोगों के सामने इस लेडी स्नाइपर की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि यूक्रेन की फौज आगे बढ़ते हुए रूसी फौज का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। और इस दौरान आ रही कई तस्वीरों में नजरें सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के पीले और एक नीले फूल पर अटक रही है। दरअसल यूक्रेन की फीमेल यानी महिला फौजियों के जूड़े पर ये फूल सजे हुए हैं। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के फूल में यूक्रेन की रूह बसती है। ये वहां का नेशनल फ्लावर है। पर अब सूरजमुखी के इन फूलों पर बारूद की मोटी परत जमी हुई है। यूक्रेन एक हारी हुई जंग बेहद दिलेरी के साथ लड़ रहा है। यूक्रेन और रूस के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बात मैं क्यों कह रही हूं। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नजर आने वाला मुल्क यूक्रेन ताकत के नशे में मदमस्त हाथी रूस से जंग लड़ रहा है। यूक्रेन के बच्चे रूसी सैनिकों के आगे मुट्ठियां भींचे नजर आ रहे हैं। औरतें भी मोर्चे पर हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूक्रेन की फौज में तकरीबन 17% यानी 17% महिलाएं यानी लेडीज मौजूद हैं। और फौज में भर्ती ये औरतें ल्यूडमिला पवलिंचिको की याद दिलाती हैं। मेरे हिसाब से इस जंग में भी बहादुरी से कुर्बानियां देने और जंग के मैदान को फतह करके जिंदा लौटने की कहानियां जब लिखी जाएंगी तो उसमें कोई ना कोई नई ल्यूडमिला की नई दास्तान बाहर निकलकर जरूर दुनिया के सामने आएगी। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो उस सियासी तमाशे और जंग के बीच एक लड़की पर बेस्ड है जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस स्नाइपर का दर्जा हासिल है और जिसने हिटलर की नाटसी फौज की नाक में दम कर दिया था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ल्यूडमिला ने 309 लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिसमें से ज्यादातर हिटलर के सैनिक थे। पर सियासी तमाशे की सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं होती है। बेहद दर्दनाक और जज्बाती हकीकत से रूबरू आपको कराऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं।
19वीं सदी के शुरुआत में सोवियत यूनियन में TOZ 8.22 कैलिबर टारगेट राइफल का रुतबा हुआ करता था। कोई क्लब या कस्बा नहीं था जहां यह नहीं थी। यूक्रेन के क्लबों में इसका इस्तेमाल आम बात थी। तब खेल के लिए यह इस्तेमाल होती थी। निशानेबाजी के शौकीन अपना पहला लेसन इसी राइफल से सीखते थे। ल्यूडमिला की जिंदगी भी इसने बदल डाली। उसे शूटिंग का चस्का था, लेकिन निशाना लगाना उसने इसी से सीखा। ल्यूडमिला पवलेंचिको के निशानेबाजी के साथ ही अहम वाकया लिखने की भी आदत थी। जब भी उन्हें वक्त मिल जाता तो छोटे छोटे नोट्स की शक्ल में वो इन्हें लिखा करती थी। किसी एक नोट में उन्होंने लिखा भी है कि बंदूक उठाने वाले के पास पेन और कॉपी का वक्त होता कहाँ है। ये तमाम नोट्स ल्यूडमिला की ऑटोबायोग्राफी की शक्ल में सामने आए हैं, जिसमें है ल्यूडमिला के स्नाइपर बनने की दास्तान और 309 जर्मनी सैनिकों को उड़ाने की हैरत अंगेज कहानी। अपने मेमोयर में ल्यूडमिला ने 15 साल की उम्र में उस इश्क का जिक्र किया है जिससे वो एक बच्चे की मां बनी। शादी हुई पर चली नहीं। उन्होंने लिखा, पीछे देखूं तो ये कुछ वैसा ही था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। जीने का मकसद कहीं खो गया था। जिंदगी चलाने के लिए ल्यूडमिला हथियारों की फैक्ट्री में काम करने लगीं और निशानेबाजी के शौक ने उन्हें स्नाइपर स्कूल और फिर सोवियत यूनियन की रेड आर्मी की 25वीं राइफल डिवीजन तक पहुंचा दिया। 14 साल की उम्र में ल्यूडमिला पवलेंचिको का पाला हथियारों से पड़ा। वो अपनी फैमिली के साथ यूक्रेन में अपने एंसेस्ट्रल गांव से काईवाकर बस गई थी। हेनरी सकेडा की किताब हीरोइंस ऑफ द सोवियत यूनियन के मुताबिक पवलेंचिको एक हथियारों की फैक्ट्री में काम किया करती थी। उन्होंने फैसला किया कि वो ओसो आफियाजिम शूटिंग एसोसिएशन में दाखिला लेंगी, जहां उन्हें हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ ही दिन में पवलेंचिको ने हथियार चलाने में महारत हासिल कर ली। 22 जून 1941 में जर्मनी ने जर्मन सोवियत के बीच की हमला ना करने की ट्रीटी को तोड़ दिया था और ऑपरेशन बारबरोसा शुरू हो गया। इस ऑपरेशन के तहत जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ल्यूडमिला पवलेंचिको ने अपने देश की रक्षा के लिए कायव यूनिवर्सिटी में चल रही इतिहास की पढ़ाई छोड़कर आर्मी में जाने का फैसला लिया। आर्मी में पहले तो उन्हें लेने से इनकार कर दिया गया, लेकिन जब उन्होंने निशानेबाजी में अपना हुनर दिखाया तो आर्मी वालों ने उन्हें रेड आर्मी के साथ ऑडिशन का मौका दिया। स्नाइपर इन एक्शन नाम के निशानेबाजों पर अपनी किताब में चार्ल्स स्ट्रोंज ने पवलेंचिको के हवाले से लिखा है कि उन्होंने काइव के एक स्कूल में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, जहां उन्होंने रीजनल टूर्नामेंट में बैच भी जीता था। ऑडिशन में पवलेंचिको को एक राइफल दी गई और उन्हें 2 रोमन सैनिकों पर निशाना लगाने के लिए कहा गया जो जर्मनी के लिए काम कर रहे थे। ल्यूडमिला ने इसका बड़ा रोचक जिक्र किया है। वो लिखती हैं, मैंने अपना पहला शिकार 3री गोली और फिर दूसरा शिकार 4थी गोली से किया। मतलब पवलेंचिको ने बड़ी आसानी से निशाना लगा दिया। इससे उन्हें चपाएव फूसिलियर्स डिवीजन में एंट्री मिल गई और करीब 6-7 हफ्तों के बाद 8 अगस्त 1941 को ल्यूडमिला को स्नाइपर के तौर पर मौका मिला और जंग के पहले 75 दिनों में ही उन्होंने 187 नाज़ी सैनिकों को मार गिराया। आज के यूक्रेन के साउथ में बसे ओडेसा की जंग में खुद को साबित करने के बाद उन्हें सेवास्टोपोल के जंग को लड़ने के लिए क्रीमिया भेज दिया गया। 30 अक्टूबर 1941 से 4 जुलाई 1942 तक सेवास्टोपोल की जंग में उन्हें कई चोटें आईं, लेकिन उन्होंने तब तक मैदान नहीं छोड़ा जब तक नाज़ी आर्मी ने उनकी पोजीशन को बॉम्ब से नहीं उड़ा दिया। उन्हें चेहरे पर भी काफी सीरियस चोटें आई थीं। कई अचीवमेंट्स के चलते उन्हें लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया और उन्होंने दूसरे निशानेबाजों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वो उन 2000 बंदूकधारियों में से थीं जो रेड आर्मी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े और उन 500 में से थीं जो जंग में जिंदा बचे। जंग के बाद रूस की रेड आर्मी में ल्यूडमिला का रुतबा बरकरार रहा। 1942 से 1945 के दौरान उनकी तस्वीरों वाले 1 लाख पोस्टर सोवियत जर्मन फ्रंट पर तैनात सैनिकों को जोश बढ़ाने के लिए बंटवाए गए। इन पर ल्यूडमिला का मोटिवेशनल सेंटेंस लिखा होता था
कि दुश्मन को गोली से उड़ा दो, चूको मत। जंग के बाद स्टालिन ने उन्हें डिप्लोमेटिक मैदान में उतारा। अमेरिका समेत कई मुल्कों का उन्होंने दौरा किया। ल्यूडमिला व्हाइट हाउस में गईं। वो पहली सोवियत लेडी थी जिसकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने आगवानी करी। अमेरिका के दौरे के दौरान रूजवेल्ट की वाइफ एलेनोर रूजवेल्ट से उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि उन्हें वहीं रोक लेने के लिए उनकी वाइफ आखिरी वक्त तक कोशिश करती रहीं, लेकिन ल्यूडमिला नहीं रुकी। हालांकि ल्यूडमिला को लेकर इस तरह की खबरें भी उड़ती रहीं कि सोवियत यूनियन ने उन्हें अपने प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया था। स्नाइपर के तौर पर उनकी कामयाबी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। कई जानकारों का यह मानना है कि सोवियत यूनियन ने ल्यूडमिला को प्रोपेगेंडा के तहत हाई कमान के इशारे पर अमेरिका भेजा था और उन्हें वहां भेजने का मकसद वेस्टर्न यूरोपियन फ्रंट पर अमेरिका का सपोर्ट हासिल करना था। जोसेफ स्टालिन चाहते थे कि दोस्त मुल्कों की सेना यूरोप पर हमला करे और वो इसके लिए उतावले भी थे। स्टालिन चाहते थे कि जर्मनों पर अपनी सेना को बांटने का दबाव बनाया जाए, जिससे सोवियत सेना पर उनकी तरफ से आ रहा दबाव कम हो जाए। स्टालिन की यह मंशा 3 साल बाद तक पूरी नहीं हुई और इसी मिशन को दिमाग में रखकर पवलेंचिको ने व्हाइट हाउस में कदम रखा था। इस दौरान उन्होंने अमेरिकियों से अपने महिला होते हुए जंग में शामिल होने के पूरे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने कहा था, जिंदा रहने वाला हर जर्मन महिलाओं, बच्चों और बुढ़ों को मार देगा। इसीलिए एक नाटसी को मारने पर इस तरह मैं कई जानें बचाती हूं। ल्यूडमिला पवलेंचिको अक्सर पत्रकारों के कुछ सवालों से खफा भी हो जाती थीं। एक बार किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप वॉर यानी जंग के मैदान पर मेकअप करके जाती हैं? तो पवलेंचिको ने जवाब दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जंग में मेकअप करके नहीं जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त किसके पास यह सोचने का वक्त होता है कि जंग के बीच आपकी नाक कितनी चमक रही है। उनकी स्कर्ट की लंबाई पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपनी यूनिफॉर्म को इज्जत की नजर से देखती हूं, इसमें मुझे लेनिन का ऑर्डर नजर आता है और ये जंग के लहू में लिपटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इतिहास में उनके किरदार पर कई तरह के सवाल भी उठे। ल्यूबा विनोग्राडोवा ने अपनी किताब एवेंजिंग एंजल्स में कुछ ऐसे ही सवाल उठाए थे। ल्यूडमिला पवलेंचिको को सबसे ज्यादा मौतों का क्रेडिट देने की बात पर सवाल उठाते हुए उन्होंने किताब में लिखा, उन्होंने 187 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, लेकिन यह बहुत अजीब बात है कि उन्हें ओडेसा में कोई मेडल नहीं मिला। हर 10 दुश्मनों को मारने या घायल करने पर निशानेबाजों को एक मेडल सम्मान के तौर पर दिया जाता है और हर 20 को मारने पर ऑर्डर ऑफ रेड स्टार दिया जाता है। अगर 75 मौतें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का खिताब देने के लिए काफी हैं, तो उन्हें क्यों कुछ नहीं दिया गया? कई राइटर्स ने इस बात पर भी सवाल उठाए थे कि कहा जाता है कि जंग में उन्हें चेहरे पर कई चोटें आई थी, लेकिन तस्वीरों में उनके चेहरे पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। वहीं जानकार इस बात पर सहमत हैं कि जर्मन उनसे डरते थे और उनको पॉपुलर करने के लिए सोवियत प्रेस ने भी काफी काम किया। ल्यूडमिला 1953 में मेजर रैंक से रिटायर हुई। हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा सम्मान उन्हें मिला। हालांकि जंग के मैदान में सर पर लगी चोटों से वो ताउम्र जूझती रहीं। 10 अक्टूबर 1974 में 58 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। सोवियत यूनियन ने पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ उनका फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार किया। उम्मीद करती हूं रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान उनसे जुड़ा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।